brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पश्चिम बंगाल को शुभेंदु अधिकारी के तौर पर नया सीएम मिल गया है और इस चीज की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। उनकी स्पीच के क्या क्या हाइलाइट्स थे हमारे साथ आकांक्षा शेयर करेंगी। जी आकांक्षा। जी ऋतु, थैंक यू। तो उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की वहाँ पे मौजूद सभी को एड्रेस करके, फिर उन्होंने बंगाल की जनता का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल कम्युनिस्ट के समय पर यहाँ बनाया जाता था, ममता बनर्जी ने उस माहौल को और ज़्यादा गहरे तरीके से और भय में परिवर्तित कर दिया था और वहाँ मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी, लेकिन अभी बीजेपी आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया है। उन्होंने फिर ये भी बोला जनता का धन्यवाद करके कि जिस भरोसे से बंगाल की जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, उनका कहना है हम कोशिश करेंगे कि इस भरोसा को थोड़ा सा भी ठेस ना पहुंचे और हर बीजेपी कार्यकर्ता का ये दायित्व है कि जो सोनार बांग्ला का जो लक्ष्य है उसे लेकर हम चले, यानी वो, और बंगाल के जनता की अपेक्षा को लेकर सब चले, उनका ये कहना था। उसके बाद उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम है चित्तो जेथा भय शून्य, उसको उन्होंने कोट किया। पहले 2 लाइन वो ऐसा है कि चित्तो जेथा भय शून्य उच्चो जेथा शीर, मतलब चित्त जहाँ पे भय मुक्त हो और मस्तक गर्व से ऊंचा हो, उन्होंने ये बोला और बोला कि उनकी ये कविता जो है अभी काफ़ी हद तक सच होती दिख रही है क्योंकि बंगाल के लोग अभी भय मुक्त हो गए हैं। उन्होंने जी ऋतु ऐसा कहा है। जी, इसके साथ उन्होंने 2-3 पॉइंट्स और भी ऐड किए, जैसे कि उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कोट किया कि जो ममता बनर्जी की सरकार थी वो कम्युनिस्ट पार्टी से ज़्यादा ड्रेडफुल थी और साथ ही साथ 50 साल जो भी बंगाल में शासन रहा, मतलब 34 साल के करीब कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पर सरकार चलाई और 15 साल के करीब ममता बनर्जी ने सरकार चलाई। इसको उन्होंने विदेशी इन्फ्लुएंस कहा और जैसा कि आकांक्षा ने बताया कि सोनार बांग्ला का जिक्र किया। तो सोनार बांग्ला के बारे में मैं आपको एक जानकारी दे देती हूँ कि ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक संगीत है जो फिलहाल बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है और साथ ही साथ हमें ये चीज़ भी देखना यहाँ पे ज़रूरी है कि ये एक पहले कल्चरल कोड था, लेकिन इस बार बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल कोड के तौर पर पूरे कैंपेन में इस्तेमाल किया और जीतने के बाद भी गृह मंत्री ने इस सोनार बांग्ला को फिर से दोहराया। इस पूरी स्पीच में उन्होंने 2-3 एमिनेंट पर्सनालिटीज का भी नाम लिया, जिनमें से ऑब्वियसली रविंद्रनाथ टैगोर तो थे ही, साथ ही साथ उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कोट किया और स्वामी विवेकानंद को भी कोट किया। यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी पूरे कैंपेन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेहरों पर अपनी कैंपेनिंग की है। आपको बता दें कि पार्था घोष जो हैं वो एक हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को अपने आर्टिकल में जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पर ये कह रहे हैं कि बंगाल में पहली बार हिंदुत्व वाली सरकार आ रही है और पहली सरकार ऐसी है जो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को लेकर खुलेआम तौर पर अपने आप को कैंपेन कर रही है। लेकिन उन्होंने 1950s के और 1940s के दौर को याद दिलाया जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और जो बीजेपी है उसी को अपना प्रेडिसेसर मानते हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो बीजेपी का संस्थापक के तौर पर भी देखते हैं। तो इस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और साथ ही साथ वो पूरे कैंपेन में कैसे एक की पॉलिटिकल फिगर के तौर पर देखे गए वो भी इस पूरे दौरान देखा गया। जी आकांक्षा, आपको कुछ ऐड करना है? जी ऋतु, उन्होंने बोला है कि अमित शाह ने बोला है कि 2014 में जो उपचुनाव आया था वहाँ पे अभी के अध्यक्ष जो है शमीक भट्टाचार्य, उन्होंने उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोला था। 2016 में 3 हुए थे, 2021 में 77 हुए थे और 2026 में आते आते 207 के साथ हमारे सीएम बैठे हुए, उनका ऐसा कहना है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो इतनी जगहों पर घूमे हैं लेकिन उन्हें बंगाल में जैसा हिंसा चल रहा है उन्होंने ऐसा हिंसा कभी देखा नहीं था। अमित शाह ने ये भी कहा कि त्रिपुरा में, असम में और अब बंगाल में बीजेपी सरकार आ गई है तो अब जो घुसपैठ वाला जो प्रॉब्लम था वो अब असंभव हो जाएगा, साथ में गौ तस्करी ये भी खत्म होने वाला है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो 29,000 वोट से जीते हैं। 23 प्रशासनिक जिलों में ममता बनर्जी का एक खाता खुला ही नहीं, उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने बोला कि इलेक्शन के समय पे और वोट के बाद ईसीआई के ऊपर तमाम इल्ज़ामें लगाए जा रहे थे। ममता बनर्जी का कहना था कि बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं काउंटिंग के लिए वगैरह वगैरह सब हुआ था। तो उनका ये कहना है कि
अब इस बार 93% वोटर्स ने वोट किया था बंगाल में, जो इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली बार था और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया था। तो एक भी कंप्लेन छापेमारी पर नहीं हुई, एक भी कंप्लेन बूथ कंप्यूटिंग पर नहीं हुई। तो अमित शाह का ये कहना है कि इस बार 2 चरणों में वोटिंग हुआ था, लेकिन कोई भी हिंसा की घटना सामने नहीं आई थी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले चुनाव में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था, तो ममता का कहना था कि मैं उनके घर चली गई थी तो ऐसा हुआ था। इस बार तो शुभेंदु ने आप ही के घर पर आके आप ही को हरा दिया है, ऐसा अमित शाह का कहना है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस वाले बार बार आरोप लगाते रहते कि वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, एसआईआर का, उनका ये कहना है कि अलग अलग जगहों पे तो आज तक आपका कोई सीएम बना ही नहीं है, तो इस बार अगर आप हर बार वोट चोरी का इल्जाम लगाते रहेंगे तब तो वोट चोर आप ही के बीच में बैठा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। जी ऋतु। जी, अमित शाह के स्पीच में काफ़ी हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड हम देख सकते हैं कि बहुत तरह के ऐसे एलिमेंट्स आए जिसमें ये चीज़ तो ज़रूर तय हो गई कि वो काफ़ी रिसर्च के साथ आए थे। एक एक सीट पर कितने हज़ार वोटों का अंतर था, किन सीटों पर ममता बनर्जी का खाता नहीं खुला, और साथ ही साथ बंगाल का जो कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है, उन सारे बातों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा। आगे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है ऋतु, मेरे साथी आकांक्षा। देखते रहिए दिल अलन टॉप।